30 करोड़ से अधिक भारतीय रहते हैं, वो हमारी आत्मा का, हमारे सपनों का, हमारी आकांक्षाओं का अखंड हिस्सा है। सैकड़ों वर्षों से भारत के समाज में, परंपराओं में लोकतंत्र की जो मजबूत बुनियाद विकसित हुई, उसने एक भारत की भावना को समृद्ध किया है। लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि नाव में बैठे हर मुसाफिर को नाव का ध्यान रखना ही होता है। हम एक रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। देश अपने लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर पाएगा। साथियों, सरदार पटेल हमेशा चाहते थे कि भारत सशक्त हो, भारत समावेशी भी हो, भारत संवेदनशील भी हो और भारत सतर्क भी हो, विनम्र भी हो, विकसित भी हो। उन्होंने देश हित को हमेशा सर्वोपरि रखा। आज उनकी प्रेरणा से भारत बाहरी और आंतरिक हर प्रकार की चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम हो रहा है। पिछले 7 वर्षों में देश ने दशकों पुराने अवांछित कानूनों से मुक्ति पाई है। राष्ट्रीय एकता को संजोने वाले आदर्शों को नई ऊंचाई दी है। जम्मू कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट हो या हिमालय का कोई गांव, आज सभी प्रगति के पथ पर अग्रसर है। देश में हो रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण देश में भौगोलिक और सांस्कृतिक दूरियों को मिटाने का काम कर रहा है। जब देश के लोगों को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने से पहले ही 100 बार सोचना पड़े, तो फिर काम कैसे चलेगा? जब देश के कोने कोने में पहुंचने की आसानी होगी, तो लोगों के बीच दिलों की दूरी भी कम होगी, देश की एकता बढ़ेगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत की इसी भावना को मजबूत करते हुए आज देश में सामाजिक, आर्थिक और संवैधानिक एकीकरण का महायज्ञ चल रहा है। जल, थल, नभ, अंतरिक्ष, हर मोर्चे पर भारत का सामर्थ्य और संकल्प अभूतपूर्व है। अपने हितों की सुरक्षा के लिए भारत आत्मनिर्भरता के नए मिशन पर चल पड़ा है। और साथियों, ऐसे समय में हमें सरदार साहब की एक बात अवश्य याद रखनी चाहिए। सरदार साहब ने कहा था, बाय कॉमन एंडेवर वी कैन रेज द कंट्री टू ए न्यू ग्रेटनेस, while a lack of unity will expose us to fresh calamities. एकता की कमी जहां नए संकट लाती है, सबका सामूहिक प्रयास देश को नई ऊंचाई पर लेकर जाता है। आजाद भारत के निर्माण में सबका प्रयास
जितना तब प्रासंगिक था उससे कहीं अधिक आजादी के इस अमृत काल में होने वाला है। आजादी का ये अमृत काल विकास की अभूतपूर्व गति का है, कठिन लक्ष्यों को हासिल करने का है। ये अमृत काल सरदार साहब के सपनों के भारत के नवनिर्माण का है। साथियों, सरदार साहब हमारे देश को एक शरीर के रूप में देखते थे, एक जीवंत इकाई के रूप में देखते थे। इसलिए उनके एक भारत का मतलब ये भी था कि जिसमें हर किसी के लिए एक समान अवसर हो, एक समान सपने देखने का अधिकार हो। आज से कई दशक पहले उस दौर में भी उनके आंदोलनों की ताकत ये होती थी कि उनमें महिला, पुरुष, हर वर्ग, हर पंथ की सामूहिक ऊर्जा लगती थी। इसलिए आज जब हम एक भारत की बात करते हैं तो उस एक भारत का स्वरूप क्या होना चाहिए? उस एक भारत का स्वरूप होना चाहिए एक ऐसा भारत जिसकी महिलाओं के पास एक से अनेक अवसर हो, एक ऐसा भारत जहां दलित, वंचित, आदिवासी, वनवासी, देश का प्रत्येक नागरिक खुद को एक समान महसूस करे। एक ऐसा भारत जहां पर बिजली, पानी जैसी सुविधाओं में भेदभाव नहीं, एक समान अधिकार हो। यही तो आज देश कर रहा है। इसी दिशा में तो नित नए लक्ष्य तय कर रहा है। और ये सब हो रहा है क्योंकि आज देश के हर संकल्प में सबका प्रयास जुड़ा हुआ है। साथियों, जब सबका प्रयास होता है तो उससे क्या परिणाम आते हैं, ये हमने कोरोना के विरुद्ध देश की लड़ाई में भी देखा है। नए कोविड अस्पतालों से लेकर वेंटिलेटर तक, जरूरी दवाइयों के निर्माण से लेकर 100 करोड़ वैक्सीन डोज के पड़ाव को पार करने तक, ये हर भारतीय, हर सरकार, हर इंडस्ट्री यानी हर एक नागरिक यानी सबके प्रयास से ही संभव हो पाया है। सबका प्रयास की इसी भावना को हमें अब विकास की गति का, आत्मनिर्भर भारत बनाने का एक मजबूत आधार बनाना है। अभी हाल ही में सरकारी विभागों की साझा शक्ति को पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के रूप में एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। बीते वर्षों में जो अनेक रिफॉर्म किए गए हैं, उनका सामूहिक परिणाम है कि भारत निवेश का एक आकर्षक डेस्टिनेशन बन गया है। भाइयों और बहनों, सरकार के साथ साथ समाज की गति शक्ति अगर ये जुड़ जाए तो बड़े से बड़े संकल्पों की सिद्धि कठिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। और इसलिए आज जरूरी है कि जब भी हम कोई काम करें तो ये जरूर सोचें कि उसका हमारे व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्यों पर क्या असर पड़ेगा। जैसे स्कूल कॉलेज में
पढ़ाई करने वाला युवा एक लक्ष्य लेकर चले कि वो किस सेक्टर में क्या नया इनोवेशन कर सकता है। सफलता असफलता अपनी जगह पर है, लेकिन कोशिश बहुत जरूरी है। इसी प्रकार जब हम बाजार में खरीदारी करते हैं तो अपनी पसंद नापसंद के साथ साथ ये भी देखें कि क्या हम उससे आत्मनिर्भर भारत में सहयोग कर रहे हैं या हम उसे उल्टा कर रहे हैं। भारत की इंडस्ट्री भी विदेशी रॉ मटेरियल या कंपोनेंट्स पर निर्भरता के लक्ष्य तय कर सकती है। हमारे किसान भी देश की आवश्यकताओं के अनुसार नई खेती और नई फसलों को अपनाकर आत्मनिर्भर भारत में भागीदारी मजबूत कर सकते हैं। हमारी सहकारी संस्थाएं भी देश के छोटे किसानों को मजबूत करें। हम जितना ज्यादा ध्यान हमारे छोटे किसानों के ऊपर केंद्रित करेंगे, उनकी भलाई के लिए आगे आएंगे, गांव के अत्यंत दूर दूर के स्थानों तक हम एक नया विश्वास पैदा कर पाएंगे। और हमें इसी दिशा में संकल्प लेने के लिए आगे आना है। साथियों, ये बातें सामान्य लग सकती हैं, लेकिन इनके परिणाम अभूतपूर्व होंगे। बीते वर्षों में हमने देखा है कि छोटे समझे जाने वाले स्वच्छता जैसे विषयों को भी जन भागीदारी ने कैसे राष्ट्र की ताकत बनाया है। एक नागरिक के तौर पर जब हम एक भारत बनकर के आगे बढ़े तो हमें सफलता भी मिली और हमने भारत की श्रेष्ठता में भी अपना योगदान दिया। अब हमेशा याद रखिए, छोटे से छोटा काम भी महान है अगर उसके पीछे अच्छी भावना हो। देश की सेवा करने में जो आनंद है, जो सुख है, उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। देश की अखंडता और देश की एकता के लिए अपने नागरिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए हमारा हर प्रयास ही सरदार पटेल जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। अपनी सिद्धियों से प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़े, देश की एकता, देश की श्रेष्ठता को नई ऊंचाई दे। इसी कामना के साथ आप सभी को फिर से राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय आपका। हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय के संदेश से प्रेरणा लेंगे एवं माननीय गृह मंत्री महोदय के मार्गदर्शन से संकल्पबद्ध होंगे। माननीय गृह मंत्री महोदय की गरिमामय उपस्थिति के लिए सहृदय आभार व्यक्त करते हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। विकास नगर में गाड़ी खाई में गिर गई। हादसे में 11 लोगों की जान चली गई है। 25 लोगों के सवार होने की खबर है। मौके के लिए राहत और बचाव टीम रवाना हो चुकी है। बाइला बुराइला मोटर मार्ग जहां पर यह हादसा हुआ है, चक्राता इलाके में यह हादसा हुआ, बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण। इस वाहन में 25 लोग सवार थे। सवारियां बताई जा रही, यानी कि ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। दुर्भाग्य से गाड़ी खाई में गिरती है और दुखद ये रहा कि 11 लोगों की जान चली गई है।
विकास नगर में ये बड़ा हादसा हुआ है। गाड़ी खाई में गिरी जिसमें 25 लोग सवार थे। 11 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मुकेश भट्ट हमारे सहयोगी जुड़े। मुकेश, इस वाहन के बारे में बताइएगा, किस वक्त की ये घटना है, कैसे ये घटना घटी है? जी, अभी स्पष्ट तो नहीं हो पाया क्या कारण रही है। अमूमन पहाड़ों में जो सड़क हादसों की वजह थी, प्रथम दृष्टया यही लग पा रहा है कि इसमें ओवरलोडिंग से सड़क की स्थिति काफी खराब थी, जिस कारण ये हादसा हुआ है। फिलहाल मौके के लिए प्रशासन, पुलिस टीम और एसडीआरएफ की टीम रवाना हो चुकी है। स्थानीय ग्रामीण अभी मौके पर रेस्क्यू कार्य में जुटे हुए हैं। जी, इस पूरे क्षेत्र के बारे में बताइए मुकेश, ये क्षेत्र किस तरह का है? आपने कहा कि ओवरलोडिंग एक कारण हो सकती है, कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं होता क्या? क्योंकि ये तो बहुत बड़ा विषय है, हादसों का एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है। तो ये तो प्रशासनिक फेलियर, सबसे बड़ा प्रशासनिक फेलियर है। जरा हमें इस क्षेत्र के बारे में बताइए। जी, मैं ये बता दूं, ये जनजातीय क्षेत्र है, जोनसार टावर है, इंटीरियर क्षेत्र है। यहाँ पर ये संपर्क मोटर मार्ग है जो कि मुख्य सड़क को जो है कि गांव से जोड़ता है। गांव से छोटे छोटे वाहन ही मुख्य सड़क तक आते हैं। मजबूरन ग्रामीणों को जो है एक ही वाहन पर जो है भेड़ बकरियों की तरह सफर करना पड़ता है। मुख्य मार्ग तक वो आते हैं। जनजातीय क्षेत्र जोनसार की बावर की बात करें तो यहाँ पर पहले से ही जो यातायात व्यवस्था है खस्ता हाल है। एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें 11 लोगों की जान चली गई है। शुरुआती जानकारी ये आ रही है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है ये। माना जा रहा है कि क्षमता से ज्यादा लोगों को उस वाहन में बिठाया गया। पहाड़, उनके रास्ते भी आप जानते हैं, कई बार बैलेंस बिगड़ता है। ऊंचाई वाला क्षेत्र और वहां पर बैलेंस बिगड़ा ये भी कहा जा रहा है। लेकिन क्षमता से ज्यादा लोगों को बैठाना, जब वो वाहन जिस जिस रास्ते से गुजरता है, क्या कोई नजर रखने वाला नहीं है? ये एक सवाल। सबसे बड़ी बात ये लापरवाही किसकी? वो 11 लोग कौन थे? उनमें महिलाएं कितनी हैं? क्या कोई बच्चा भी शामिल है? ये बहुत सारे सवाल हैं। आप ये सोचिए कि 25 लोग, ये तो शुरुआती बात आ रही है, अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि उसमें 25 ही लोग थे या फिर ज्यादा भी थे। और अगर ये आंकड़ा बढ़ता है तो बेहद ही दुखद। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, ये जानकारी आ रही है। मौके के लिए राहत बचाव टीम रवाना हुई है। लेकिन जो जानकारी आ रही है वो ये, बाइला बुराइला मोटर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ। गाड़ी खाई से नीचे गिरती है और हादसे में 11 लोगों की जान चली जाती है। तस्वीरें सामने आई है, देखिए। और ये बैग और ये जो सामान देख के समझ में आ रहा है कि मरने वालों में महिलाएं भी शामिल हैं। जिस तरह का सामान हम देख पा रहे हैं। सवाल ये, गाड़ी कहां से कहां जा रही थी, किस वक्त ये निकली थी, गाड़ी की मेंटेनेंस को चेक किया गया था या नहीं किया गया था? ये कुछ बेसिक सवाल होते हैं जब सवारी वाहन, यानी कि ऐसी गाड़ियां जिनमें लोग सफर करते हैं, उनको चेक किया जाता है। तो क्या ऐसा किया गया था? ये समझ में आ रहा है। जो तस्वीरें देखिए, शव बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। हम तस्वीरें आपको साफ दिखा भी नहीं सकते, इतनी मार्मिक ये तस्वीरें हैं। ये बैग ऐसा लग रहा है जैसे किसी महिला का पर्स है। दुपट्टा जो है वो नजर आ रहा है। तो ये मुकेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ा। मुकेश, क्या जानकारी आई है? ये गाड़ी कहां से निकली थी, कहां जाने वाली थी? क्या इसमें सिर्फ 25 ही लोग थे या और भी लोग थे? क्या हुआ? देखिए, हम ये तस्वीरें दिखा नहीं सकते, लाशें बिखरी पड़ी हैं। जो गांव है वहीं के सभी लोग बताए जा रहे हैं, वहीं से सभी लोग एक ही गांव के बताए जा रहे हैं। फिलहाल अभी तक स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है। क्लियर स्थिति तभी हो पाएगी जब प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचेगा, सारी पूछताछ की जाएगी। फिलहाल स्थानीय ग्रामीण ही अपने स्तर से प्रयास में जुटे हुए रेस्क्यू कार्य कर रहे हैं। जी, किस वक्त यह हादसा हुआ? जी, मैं बता दूं कि अभी ये सुबह का वक्त था, 7 से 8 के बीच के वक्त की घटना हुई है। और सुबह 7 से 8 बजे के बीच में घटना घटती है। 10:11 हो गए हैं, प्रशासन हेल्प नहीं पहुंचा पाया है। हैरानी की बात है। खबर कानपुर से आ रही है। जीका वायरस के मरीजों की संख्या 4 हो चुकी है। 3 एयरफोर्स कर्मी, 1 इलेक्ट्रीशियन में जीका वायरस की पुष्टि हो चुकी है। पहले 1 एयरफोर्स कर्मी में इसकी पुष्टि हुई थी, उसके बाद पूरे परिवार को आइसोलेट अब किया गया है। श्यामनगर में जीका फैलाने वाला लार्वा मिला है। यूरिन सैंपलिंग से भी वायरस की तलाश होगी। 3 किलोमीटर के दायरे में 70 से ज्यादा बुखार के रोगी हैं। एयरफोर्स स्टेशन के आसपास रहने वाली गर्भवती महिलाओं की भी जांच होगी। मरीजों के संपर्क में आए और उनके साथ काम करने वाले एयरफोर्स के 600 कर्मियों की सूची तैयार की गई है, जिनकी सैंपलिंग कराकर जांच के लिए नमूने भेजे जाएंगे।
अमित गंजू हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े। अमित जी, जब एक मामला सामने आया था हमने तभी बात की थी इसकी गंभीरता को लेकर, आज ये 4 मामले हो गए हैं, अब क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि रोकथाम तो फिलहाल जमीन पर उतरती हुई नजर नहीं आ रही है। देखिए जीनत, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार से पूरे भारत का पहला मामला कानपुर में 7 दिन पहले आया और अब देखते देखते ये केसेस 4 हो गए। अगर सस्पेक्टेड की बात किया तो 2 आज और सस्पेक्टेड मिले हैं। हालांकि अभी उनके ब्लड सैंपल्स लिए गए। 3 किलोमीटर के रेडियस पर पूरी तरीके से टीम फैला दी गई है। जिस दिन से घटना हुई, जिलाधिकारी विशाख जी वही पोखरपुर में ही कैंप कर रहे हैं अपने साथ स्वास्थ्य महकमे की टीम लेके। ये फाइंड आउट करने के लिए स्वास्थ्य महकमा लगा है कि आखिर कारण क्या है, कारण का पता नहीं चल पा रहा है। इन सब के बीच एयरफोर्स के टीम और एक इलेक्ट्रीशियन जो नॉन सिविलियन है, जो फौज से रिलेटेड नहीं है, और 600 लोग इसमें इसके जॉइंट वारंट ऑफिसर हैं, SWO हैं और इसके अलावा सार्जेंट हैं, कॉपल्स हैं। 600 ऐसे एयरफोर्स के कर्मचारियों के अब सैंपल लिए जाएंगे और इनके सैंपल्स भेजे जाएंगे, क्योंकि अब चारों तरफ से जो मामला है, लाल बंगला, पोखरपुर, श्यामनगर, ये सब इन्हीं क्षेत्रों में फैला नजर आ रहा है। और अगर बात की जाए 40 मच्छरों को पकड़ा गया है आज, और यानी कहीं ना कहीं टीम पूरी काम कर रही है। जिलाधिकारी खुद इसको फाइंड आउट करने में लगे कि फैक्ट क्या है, लेकिन फैक्ट सामने निकल के नहीं आ पा रहे कि आखिर ये कारण क्या है। 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 और 2 और सस्पेक्टेड मिले। 70 टीम, मैं आपको बताना चाहूंगा, 70 टीम जिसमें CMO, डिप्टी CMO, ACMO, डॉक्टर्स की टीम लगाई गई है ताकि इसकी रोकथाम हो सके, स्प्रेड आउट हो सके। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कदम उठाए जा रहे हैं सख्ती के साथ और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। हरदोई में चोरों ने एक घर से